स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। आपने अक्सर सोचा होगा ना कि आखिर भारत के ये सबसे बड़े उद्योगपति इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कैसे कर लेते हैं। क्या इनके पास शुरू से ही जन्म से ही करोड़ों रुपए थे। आज हम इन बड़े नामों के पीछे छिपी हुई उन असल रणनीतियों से पर्दा उठाने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल करके सचमुच जीरो से शुरुआत की गई और अरबों के साम्राज्य खड़े कर दिए गए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें गोता लगाते हैं। तो शुरुआत ही व्यापार की दुनिया के सबसे बड़े मिथक से करते हैं। एक बहुत ही आम सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है, क्या सच में 100 करोड़ का बिजनेस बनाने के लिए शुरुआत में ही करोड़ों रुपयों की जरूरत होती है? अगर आपको लगता है कि इसका जवाब हाँ है, तो सच मानिए ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। पैसों की कमी ना अक्सर एक बहुत बड़ा बहाना होती है, लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल उलट है। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो रिलायंस, इन्फोसिस और फ्लिपकार्ट जैसी जायंट कंपनियां कभी वजूद में ही नहीं आती। इनके फाउंडर्स ने कुछ ऐसा किया जो आम समझ से बिल्कुल परे था। उन्होंने पैसों का नहीं बल्कि एक अलग ही फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, और उस फॉर्मूले का सबसे बड़ा हिस्सा है रिसोर्सफुलनेस, यानी संसाधनशीलता। इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि आपके पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका सही इस्तेमाल करना, और अगर कुछ भी नहीं है ना तो दूसरों के सिस्टम और पैसे का फायदा उठाना, जिसे बिजनेस की भाषा में लीवरेज कहते हैं। यही वो असल इंजन है जो शुरुआती ग्रोथ को तेज करता है। चलिए इसे हिस्ट्री के कुछ सबसे बड़े एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारी पहली केस स्टडी है आर्बिट्राज की ताकत। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं 1950s के दशक में, जब 17 साल के धीरूभाई अंबानी सिर्फ 500 रुपए महीने की सैलरी पर यमन में काम कर रहे थे। वहां यमन में काम करते वक्त धीरूभाई ने एक बहुत ही सिंपल पर बेहद पावरफुल चीज सीखी, जिसे आर्बिट्रेज कहते हैं। उन्होंने नोटिस किया कि यमन में पेट्रोल बहुत सस्ता था, जबकि भारत में इसकी कीमत काफी ज्यादा थी। तो उन्होंने बस इसी प्राइस गैप का फायदा उठाया, वहां से सस्ते में खरीदा और भारत में ऊंचे दामों पर बेचा। ये उनका पहला बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। जब वो भारत लौटे और कपड़ा बाजार में उतरे तो उनके पास खुद की फैक्ट्री लगाने या इन्वेंट्री खरीदने के पैसे बिल्कुल नहीं थे। यहीं पर उनकी इस 4 कदम वाली जीरो कैपिटल स्ट्रैटेजी ने काम किया। उन्होंने पहले कस्टमर से ऑर्डर लिया, फिर उसी कस्टमर के एडवांस पैसे से होलसेल मार्केट से माल खरीदा और एंड में डिलीवरी कर दी। मतलब खुद की जेब से 1 रुपया लगाए बिना दूसरों के पैसे से पूरा बिजनेस साइकिल घुमा दिया। और उस बिना पैसे की शुरुआत का नतीजा आज हम सबके सामने है। रिलायंस आज सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि 19 लाख करोड़ रुपए के वैल्यूएशन वाली एक मेगा इंडस्ट्री है। ये साफ साबित करता है कि अगर कैपिटल ना हो तो दूसरों के पैसे और मार्केट के गैप का स्मार्ट यूज करना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। कमाल है ना। खैर, अब आते हैं हमारी दूसरी केस स्टडी पर, मार्केट गैप को भरना। ये कहानी 1970s की है, जब नारायण मूर्ति ने सिर्फ 200 रुपए से शुरुआत की थी। ना उनके पास कोई ऑफिस था और ना ही कोई कंप्यूटर। उस वक्त इंडिया में आईटी सेक्टर का तो कोई वजूद ही नहीं था, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा गैप और उसका सोल्यूशन दिख गया था। अमेरिका और यूरोप को सस्ते और टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए थे, और इंडिया में ऐसे कमाल के इंजीनियर्स भरे पड़े थे जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। यही वो मार्केट गैप था। उन्होंने इस लोकल खालीपन को सीधा एक इंटरनेशनल मौके में बदल दिया। पर सोचिए, बिना कंप्यूटर के कोई आईटी कंपनी कैसे चलती? यहाँ फिर से उस लीवरेज का जादू देखिए। इन्फोसिस ने न्यूयॉर्क की डेटाबेस कॉर्पोरेशन के साथ अपनी पहली डील साइन की। उन्होंने क्लाइंट से पहले एडवांस पैसे लिए और फिर उसी पैसे से अपना सबसे पहला कंप्यूटर खरीदा और प्रोजेक्ट पूरा करके डिलीवर कर दिया। पहले एडवांस लाओ फिर सर्विस दो, ये मॉडल बिल्कुल परफेक्ट बैठा। और आज देखिए, इन्फोसिस की नेटवर्थ करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए हैं। इसमें 3 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। इसके क्लाइंट्स में एप्पल और गूगल जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर आपका विजन क्लियर है ना, तो वो किसी भी कैपिटल को पछाड़ सकता है। अब चलते हैं हमारी तीसरी केस स्टडी पर, सप्लायर्स और भरोसे का फायदा उठाना। साल था 2007। बैंगलोर का एक छोटा सा कमरा, और सचिन और बिन्नी बंसल के पास स्टार्ट करने के लिए थे सिर्फ 4 लाख रुपए। और वहीं से जन्म हुआ फ्लिपकार्ट का। इन दोनों ने पहले अमेज़न में काम किया था, तो इनके पास सबसे बड़ी ताकत थी इनकी इंडस्ट्री नॉलेज। ट्रेडिशनल रिटेल में क्या होता है, लोग लाखों रुपए का स्टॉक पहले से खरीद कर रखते हैं इस उम्मीद में कि वो बिकेगा। लेकिन फ्लिपकार्ट ने क्या किया, उन्होंने सप्लायर्स के स्टॉक को लीवरेज किया। उन्होंने वेबसाइट पर सिर्फ किताबें लिस्ट की,
जब किसी कस्टमर का ऑर्डर आता तभी वो सप्लायर से किताब खरीदते और डिलीवर कर देते, बिना अपना पैसा फंसाए। दूसरों की इन्वेंट्री का कितना शानदार इस्तेमाल। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने खड़ी थी। उस वक्त हम और आप ऑनलाइन पेमेंट करने से बहुत डरते थे, राइट? हमें लगता था कि यार पैसे कट जाएंगे और सामान घर नहीं आएगा। इसका सल्यूशन उन्होंने निकाला कैश ऑन डिलीवरी यानी COD से। ये सच में एक गेम चेंजर था जिसने ट्रस्ट इशू को जड़ से खत्म कर दिया। और रिजल्ट ये हुआ कि 2010 तक उनकी 60% से ज्यादा सेल्स सिर्फ COD के थ्रू होने लगी। और इस कमाल की लीवरेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग का एंड रिजल्ट क्या रहा? 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को $16 बिलियन में खरीद लिया। बिना अपनी इन्वेंट्री के शुरू हुई एक छोटे कमरे की कंपनी इंडिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गई। तो अब तक हमने हिस्ट्री के इन दिग्गजों के तरीकों को समझा, लेकिन अब टाइम आ गया है इस नॉलेज को प्रैक्टिकल बनाने का। चलिए अब इन 4 स्टेप्स वाले जीरो कैपिटल ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं, जिसे आप सच में अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, समस्या ही सफलता की कुंजी है। देखिए, करोड़पति बनने वाले किसी जेनेरिक आइडिया के पीछे भागना बंद कीजिए। बड़े बिजनेस किसी एक जादुई आइडिया से नहीं, बल्कि लोगों की किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से बनते हैं। धीरू भाई ने सस्ते कपड़े की प्रॉब्लम सॉल्व की, फ्लिपकार्ट ने किताबें ढूंढने की प्रॉब्लम हल की। उसी तरह आपको अपने आसपास ऐसी प्रॉब्लम्स ढूंढनी है जो लाखों लोगों को परेशान कर रही हैं। प्रॉब्लम मिल गई ना, तो सोल्यूशन अपने आप बिजनेस बन जाएगा। स्टेप नंबर 2, अपना नेटवर्क बनाइए, पैसा नहीं। आज के टाइम में पैसा नहीं बल्कि आपका नेटवर्क और ट्रस्ट बिजनेस खड़ा करता है। ओयो और जोमैटो का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या जोमैटो के खुद के रेस्टोरेंट्स हैं? नहीं। क्या ओयो के खुद के होटल्स हैं? बिल्कुल नहीं। उन्होंने दूसरों के एसेट्स को अपने ब्रांड और नेटवर्क से जोड़ दिया। अगर आपके पास सोल्यूशन बनाने की रिसोर्सेज नहीं है, तो ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाइए जिनके पास वो रिसोर्सेज हैं। स्टेप नंबर 3, हमेशा बेबी स्टेप्स लीजिए। कोई भी 100 करोड़ का साम्राज्य रातों रात नहीं बनता। जैसे अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर रहे हैं, तो सीधे बड़ी कंपनीज के पास मत जाइए। पहले सिर्फ एक क्लाइंट पकड़िए और उससे 10,000 रुपये कमाने का टारगेट रखिए। फिर उसको 5 क्लाइंट्स तक ले जाकर 1 लाख रुपया बनाइए। धीरे धीरे इस स्टेबल इनकम को 10 लाख और फिर 1 करोड़ तक ले जाइए। इस तरह इंक्रीमेंटल ग्रोथ करने से ना आपका फाइनेंशियल रिस्क ऑटोमैटिकली ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। और हमारा आखिरी स्टेप नंबर 4, नॉलेज के लिए भूखे रहिए। बड़ा बॉस बनने से पहले ग्राउंड रियलिटी और जमीनी हकीकत को समझना पड़ता है। धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पर काम करके बिजनेस के बेसिक रूल सीखे। रतन टाटा सीधे चेयरमैन की कुर्सी पर नहीं बैठे थे। उन्होंने स्टील फैक्ट्री में भट्टी की धूल और गर्मी में मजदूरों के साथ काम किया। मूर्ति जी ने कोडिंग सीखने के लिए सिर्फ 1,000 रुपये की नौकरी की। अपने ईगो को साइड रखकर किसी भी इंडस्ट्री को अंदर से समझना ही सफलता की असली चाबी है। तो फाइनली हमने देखा कि कैसे रिसोर्सफुलनेस, लेवरेज और एक स्ट्रॉन्ग ब्लूप्रिंट किसी भी जीरो कैपिटल स्टार्ट को अरबों के साम्राज्य में बदल सकता है। तो अब बात इसकी नहीं है कि जेब में कितने पैसे हैं, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये है, इस पूरी नॉलेज को लेने के बाद आज ऐसी कौन सी नई समस्या है जिसे सुलझाने के लिए आप पूरी तरह तैयार हैं। इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।